न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज एक बार फिर से बात कोरोना की करेंगे, जहां कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि प्रदेश में करीब 300 बच्चे अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। जबकि बाकी बीजेपी शासित राज्यों की ही बात करें तो वहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में लोग मेडिकल शॉप से किट लेकर खुद कोविड टेस्ट करने लगे हैं, जिसकी कोई निगरानी नहीं है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना देखते ही देखते प्रदेश के 50 जिलों में फैल गया। प्रदेश में 41 गुना स्पीड से कोरोना के केस बढ़े हैं। कोरोना के तेज रफ्तार को देखते हुए देश के कई राज्यों में सख्ती बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों की ही तुलना करें तो मध्य प्रदेश शक्ति बढ़ाने में 5 बड़े राज्यों से पीछे है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 साल तक उम्र के 300 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में शक्ति बढ़ा दी गई है। पाबंदी लगाने में बीजेपी शासित 5 राज्यों में एमपी पीछे है। गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में स्कूल के साथ ही कॉलेज भी बंद हो चुके हैं। एमपी में अब तक स्कूल बंद करने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। एमपी में फिलहाल नाइट कर्फ्यू, शादी और शव यात्रा में अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है। ये तो रही पाबंदी की बात। मध्य प्रदेश में प्रशासन के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल एमपी में कई लोग मेडिकल शॉप से किट लेकर खुद कोविड टेस्ट करने लगे हैं, जिसकी न तो कोई निगरानी हो रही है और न ही उन पर कोई पाबंदी है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई टेस्ट वगैरह करता है तो उसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु यदि शासकीय कार्यालय में अस्पतालों में जाकर अथवा जो मान्य अस्पताल है उनमें जाकर टेस्ट कराएंगे तो नागरिक के लिए भी उत्तम होगा और उसको यदि बीमार होते तो उत्तम इलाज मिल सकता है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रतिदिन कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। अभी 50% के साथ में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यदि कोरोना अधिक बढ़ता है तो प्रतिदिन होने वाली समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और सरकार द्वारा सख्ती बढ़ाने में देरी करने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। जब जनता का सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता, सरकार के संसाधनों और उनके अस्पतालों की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रह जाता, तब इस तरह से लोग जो है किट खरीद के खुद ही जांच करने लगते हैं, क्योंकि सरकार की जांचों पर भरोसा नहीं है। कि केवल जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों की जुगाड़ चक्कर में मध्य प्रदेश के बच्चों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है। आज 300 बच्चे जो 12 साल से कम आयु के बच्चे हैं वो संक्रमित पाए गए हैं और स्कूल खुले हुए हैं, जबकि जो है बीजेपी के ही जो शासित राज्य हैं उन राज्यों में जो है स्कूल भी बंद हो गए, कॉलेज भी बंद हो गए। कुल मिलाकर सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। न तो लोग कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन कर रहे हैं और न ही सरकार कोई सख्त कदम उठा रही है। यही वजह है प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल क्या समय आ गया है कि सरकार गाइडलाइंस जारी करे। जो लोग अपने आप से टेस्ट करा रहे हैं उनके लिए भी और बच्चों के लिए सरकार फैसला कब लेगी, ये 2 सवाल आज अहम है। चर्चा करने के लिए डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ देर में हेल्थ एक्सपर्ट अमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो स्कूलों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम चर्चा कर सके। पहले दिव्या गुप्ता जी, सवाल आपसे ही, जो अपने आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये एक सुविधा तो दी गई थी, लेकिन इनकी निगरानी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है आज की डेट में। लोकेन जी, ये एक एक्चुअली होम किट इसलिए अवेलेबल करी गई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि संक्रमण है, नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन होम किट इस तरह यूज करने के लिए स्वायत्ता दी गई लोगों को, ताकि उनकी सहूलियत हो। हर बार लैब का टेस्ट नहीं करने जाना पड़े। कई बार इस तरह की भी सुविधाएं दे दी जाती हैं।
जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट अब पॉपुलर हो गया, वो एक होम किट की तरह पॉपुलर हो गया है। तो ये इस पर लेकिन अभी तक कोई कंट्रोल इसलिए नहीं करा गया क्योंकि ऐसा नहीं पाया गया था कि ये बहुत इस तरह का बहुत पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा विषय ये आ रहा है कि लोग इसको इसलिए यूज कर रहे हैं कि सरकार के आंकड़ों के बीच में ना आ पाए, या एक किसी के मन में ये भय आ जाता हो कि अगर मुझे पॉजिटिव आ गए तो मुझे अस्पताल में ना भर्ती कर दिया जाए। इस तरह की जो बहुत सारी लोगों के मन में भय है, उस भय के कारण हो सकता है कि वो होम किट का इस्तेमाल करने लग गए हैं और उस होम किट से पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्ट करके शायद हो सकता है घर में ही अपने आप ही आइसोलेशन में जा रहे हो। ये चिंता का विषय अवश्य है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि चिंता का विषय है, क्योंकि उससे आप करेक्ट डेटा और करेक्ट फिगर्स पर नहीं आ पाएंगे और इस तरह से आप आइसोलेशन कितना करना है और किस लोगों को किस तरह से हमको डील करना है हम नहीं आ पाएंगे। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन ये सुविधा के लिए दिया गया था, एक होम किट का एक इजाद करा गया था, उसका हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका मिसयूज होने लग जाता है, इस बात को मैं स्वीकार करूं। ठीक, मैं फिरोज सिद्दीकी जी आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है कि अभी समय है गाइडलाइंस जारी कर दी जाएं और लोग अगर खुद टेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर क्या समझा जाए, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति भी सर थी पिछली बार और वो अभी भी है कि पिछली बार ऐसी खबरें फैल गई कि अस्पताल जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा। क्या वो डर भी है लोगों के भीतर कि लोग सेल्फ मेडिकेट अब चले गए हैं, उस प्रोसेस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? सभी लोग, जब डेल्टा वेरिएंट था तो सभी लोग जो है लोगों में एक आपसी जनरल चर्चा में एक बात सामने आती, लोग ये कहते हैं कि जो अस्पताल गया वो वापस नहीं आया, वो जो घर में रह गया उसका इलाज हो गया। ये लोगों का जो विश्वास अस्पतालों पे से मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर से उठा है, ये बड़ा दुखदाई है। और जो लोग जैसे किट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि सरकार के ऊपर, ना अस्पतालों की व्यवस्था के ऊपर, ना सरकार के ऊपर विश्वास रहा है। कहीं आपको पूरे भोपाल में, हमारे इंदौर का नहीं पता, लेकिन भोपाल में कहीं आपको मेडिकल वैन खड़ी हुई नहीं दिखेगी जैसे पहले दिखती थी। पहले पुलिस भी साथ रहती थी, कोई कार से जा रहा है उसको रोक देते थे, कहते थे रैंडम चेकिंग कराओ, जाओ पहले टेस्ट कराओ, और टेस्ट करा के जो रैपिड टेस्ट होता था वो कराते थे। लेकिन अब वो कहीं भोपाल में होता हुआ मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। कहीं कोरोना की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, ना ही कोई उसके मास्क को लेकर कोई सख्ती बरती जा रही है। और ये सबसे खतरनाक बात है मध्य प्रदेश में कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 31% लोग जो है चारों वेरिएंट जो है एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, चारों वेरिएंट के जो है पेशेंट मिले हैं, और 31% लोग जो है डेल्टा प्लस जो वेरिएंट जो दूसरी लहर में था जिसने लाखों मौतें हुई है मध्य प्रदेश में, वो वेरिएंट भी अभी वर्तमान में है। नहीं सर, अब अगर वायरस लाखों का नहीं है सर, जाए, डेटा तो लाखों का नहीं है डेथ का, नहीं जो सरकारी आंकड़ा हमें तो उसी को मानना पड़ेगा सर। नहीं, अब वो ये मानते हैं, हम तो आज भी कहते हैं 2.5 लाख मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में, 1,70,000 के तो हमारे पास पूरे टोटल फिगर्स हैं। तो ये देखने में, देख लीजिए आप, हम तो इस बात को स्पष्ट कहते हैं और सरकार को हमारी आज भी इस बात को लेकर लड़ाई है कि आप लोगों का सर्टिफिकेट सरकार नहीं बना रही कि कोरोना से हुई मौतें हैं, वही नहीं बन रही। आज भी हमारी इस बात को, हमने इसको विधानसभा में भी बहुत पुरजोर तरीके से रखा था। अगर आप ये इसको इजाजत दे दीजिए, अभी देखिए कि लाइन लग जाएगी लोगों की, लेकिन ये गलत है। लाखों में मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में, और ये मुझे ही कब्रिस्तानों के डेटा पता है। एक ही अकेले कब्रिस्तान में 80-82 रोज आते थे डेड बॉडीज। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, और अभी सरकार पता नहीं क्यों लापरवाही बरत रही। जब दूसरे राज्यों ने सख्ती कर दी है, हमको भी सख्ती करना चाहिए। कहीं बॉर्डर पे हमारे यहाँ सील नहीं हुई है, कहीं बॉर्डर पे हमारे यहाँ लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोग ठीक है सर, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और अमित जैन जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी इनका जुड़ाव रहा है। लेकिन सवाल राहुल जी सबसे पहले आपसे ही, एक चलन बढ़ गया है सर जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं घर में, और उसका डेटा फिर सरकार के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग, इनमें आशंका है ऐसी कि हो सकता है कि वो घर में इलाज करा रहे हों। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है सर, और एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट आप इन लोगों को करेंगे जो खुद टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, जो सेल्फ टेस्टिंग चल रही है
ये तो एक पूरा अलग विषय है कि वो अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर सेल्फ टेस्टिंग हो रही है तो वो लोग खुद ही घर पे बैठ के खुद ही इलाज ले रहे हैं, डॉक्टर से पर्सनल लेवल पे अपना एडवाइस लेके इलाज ले रहे हैं। वो रिपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही है वो बहुत डाउटफुल है कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो किट्स ऐसे में अवेलेबल है मार्केट में। तो वो चीज को रोक पाना और वो चीज को कितना कारगर हो पाएगी हम उस पर जाएं, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग पर से अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन आप ये भी समझे कि जो सेल्फ टेस्टिंग अगर लोग कर रहे हैं सर, फुल प्रूफ है ये? मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे, क्या ये फुल प्रूफ है? क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे बेहतर तो RT-PCR ही है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में तो ये कहा कि ये बहुत जगह चकमा भी दे रहा है, खासकर जो हम रैपिड टेस्टिंग कराते हैं उसमें तो चकमा भी दे देता है। फुल प्रूफ नहीं है। ओमिक्रॉन के लिए तो वैसे भी जो किट्स है वो उतनी क्लियर नहीं है। टाटा ने नई किट निकाली ओमिश्योर का, उसका डेटा भी है नहीं हमारे पास, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, बट उन्होंने अलग से ओमिक्रॉन के लिए किट निकाली है, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट जो रैपिड एंटीजन है वो कितनी कारगर है ओमिक्रॉन को पकड़ने के लिए वो भी डाउटफुल है। सेकेंडली, जिस तरीके से स्वैब लिया जाता है, अगर कोई प्रॉपर ट्रेन्ड टेक्नीशियन नहीं ले रहा है तो भी उसका रिजल्ट डाउटफुल रहता है। बिल्कुल। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, उस पर भी अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं स्कूल के मुद्दे पर आऊंगा। और इसको लेकर क्या गाइडलाइंस बनाने के लिए अब सरकार को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि समीक्षा तो हो ही रही है लगभग रोज रोज, तो इसको भी अब मुद्दे को रखना चाहिए सरकार को कि या तो बेचना बंद करें, और अगर बेची जा रही है तो फिर इसकी उन लोगों से पूछा जाए कि आपका रिजल्ट क्या आया है। बिल्कुल ठीक बात है, इसका रेगुलेशन एक होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ओमिक्रॉन या पूरा का पूरा कोविड जितना है वो हम सब लोग एक्चुअली एक गिनी पिग्स की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा एक जिसे कहना चाहिए कि देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड देयर इज नो पॉलिसी, बिकॉज हमारे पास अभी तक कोई पॉलिसी नहीं। ओमिक्रॉन आ जाता है, फिर ओमिक्रॉन के बाद का भी एक वेरिएंट आ रहा है जो पेरिस में आ गया है, इजराइल में आ गया है। तो अब बहुत सारे इस तरह के जब मुद्दे आते हैं सामने, तो ये नए नए आयाम जब हमारे पास आएंगे तो हमको पॉलिसी मेकिंग भी बहुत डायनेमिक करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर होम किट अवेलेबल हुई तो इसके साथ की पॉलिसी मेकिंग को भी हमको लेकर आना पड़ेगा, जिसको लेके जैसे आपने कहा कि कर रहा है। मैं फिरोज भाई को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, फिरोज भाई आपके जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा है, वो कुछ कहीं ना कहीं बहुत मायोपिक विजन के साथ लिए हुए डेटा है। थोड़ा सा उसको हम सुधार ले, और जितना आपको ऐसा लगता हो कि कोई संवेदनशील सरकार नहीं है, तो मेरा सिर्फ आपको कहना है विषय इतना संवेदनशील है कि उसके लिए आपका, मेरा, सरकार का, सबका संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। तो हम एक दूसरे पर अभी साथ दें, डिबेट ना करें, चर्चा ना करें, एक दूसरे का साथ दें। दिव्या जी, एक चीज आपने जो कही, मैं क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, और क्या इस चीज को लेकर जो पॉलिसी मेकिंग है इसको हमें सेंट्रलाइज कर दें कि पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी केंद्र बनाकर भेज दें, उसको लागू कर दें, या ये स्टेट पर होना चाहिए? आपने कहा कि बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा, हमें डिसीजन मेकिंग बदलनी पड़ेगी समय के साथ साथ, क्योंकि होता यह है कि यहाँ तो पंचवर्षीय योजना होती है, एक फैसला लेने में बहुत समय लग जाता है, बहुत सोच विचार, बहुत प्रक्रिया के साथ उसे लेना पड़ता है। तो इसको लेकर क्या आप मानती हैं कि ताकि सिस्टम भी थोड़ा फास्ट हो, हम एडेप्ट चीजों को तेजी से करें, क्या आगे खतरा हो सकता है उस पर R&D हमारी अच्छी हो? लेकिन जी, अगर हम पंचवर्षीय योजना को लेकर बैठते तो शायद वैक्सीन तैयार ना हो पाती। जितनी डायनेमिक डिसीजन से हमने उस लहजे में कहने की कोशिश कर रहा था उसे। तो मैं उसी तरह से अगर आप बोलेंगे तो यहाँ वाकई विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं होगी तो हम डेटा ठीक कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम स्टडी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि होम किट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नई पॉलिसी लेकर आना चाहिए। मैं उस विषय को बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, मैं अमित जी के पास जा रहा हूँ। अमित जी, देखिए, एक मुद्दा है कि स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, बहुत सारी जगह पर स्कूलों को लेकर फैसला हो गया, आपका क्या मानना है? ये स्कूल मध्य प्रदेश में अभी ठीक तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि 300 बच्चे हमारे संक्रमित हो चुके हैं, पेरेंट्स के अंदर भी एक डर है, और क्या हम कुछ और समय ऑनलाइन मोड पर जा सकते हैं पढ़ाई कराने के लिए? देखिए, जब स्कूल बंद हुए थे बच्चों का बहुत सारा नुकसान हुआ था, उनकी राइटिंग हैबिट्स खत्म हो गई थी, और जो वो सीख सकते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के फेस टू फेस करके, वो नहीं सीख पा रहे थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए स्थिति नॉर्मल हो गई थी, तो स्कूल ओपन हो गए थे। अब चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अभी डॉक्टर मैडम ने बताया है कि केस जो है वो इतने खतरनाक नहीं है, इनके जो इफेक्ट्स हैं इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों की जान से, उनके
स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो सरकार फैसला ले सकती है कि इसको दोबारा से ऑनलाइन मोड में जाकर के हम कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं, सारे स्कूल तैयार हैं, क्योंकि पिछले साल का अनुभव है, जो कठिनाइयां हमारे साथ थी वो इस साल हमने दूर कर ली है। तो मैं आश्वासन देता हूं सरकार को कि हम सारे स्कूल तैयार हैं कि अगर आप ऑनलाइन मोड पे जाते हैं तो हम लोग उसके लिए पूर्ववत की तरह अच्छे से पढ़ाई करवा सकेंगे, छात्रों के भविष्य के साथ कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एक चीज और, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है स्कूलों में कि बच्चे 5 से 6 घंटे अगर स्कूलों में हैं तो पूरे टाइम मास्क लगाकर रख सकें? क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं सर, अगर मीडिया का कैमरा है वहां पर तो मास्क दिख जाता है, अन्यथा बहुत नॉर्मल चीजें कर दी गई थी और ये अभी भी हो रहा है। नहीं देखिए, ये भ्रांति है, बच्चे बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, हमसे आपसे अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, बस उनके दिमाग में एक बात बैठानी चाहिए। और स्कूलों ने इसमें काफी मेहनत करी है, एडिशनल 15 मिनट 20 मिनट हम लोग कोरोना, इसकी हेल्थ टिप्स और ये सारे एक्सपर्ट्स को बुला के देते हैं। बच्चे खुद अवेयर हैं। एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का 4 साल का, जो केजी में पढ़ रहा है, एलकेजी में, यूकेजी में, तो मे भी पॉसिबल वो नहीं कर पाता हो, लेकिन जो 5th एंड ऑनवर्ड्स है, 5वीं से ऊपर के सारे बच्चे हैं, वो लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का टिफिन शेयर नहीं करते। हमने तो सर कॉलेजों के बाहर तस्वीरें देखी हैं, लगातार देख रहे हैं, वहां भी बच्चे आपस में मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, कहां पालन हो पा रहा है उन चीजों का? मैं कॉलेजों की बात नहीं कर, मैं स्कूलों और कॉलेजों का, आपने कहा ना कि बड़े बच्चे, मैं तो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ठीक से पालन नहीं कर, 5th से लेकर 12th तक की जो है वो सीखते हैं, और उनको चूंकि अपने भविष्य की चिंता, उन्हें पता है 1 साल घर रह गए तो अभी क्यों स्कूलों को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है? एक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद सरकार जल्द से जल्द 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन निपटाना चाहती है स्कूलों के अंदर ही, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है और 17-18 तारीख तक फैसला लेने की बात सामने आ रही है। क्या ये रिस्क नहीं ले रहे हम अपने बच्चों के साथ? होती है कि जब हमको वैक्सीनेशन ड्राइव करना हो तो स्कूल में यदि बच्चा आता है तो ये बात तय है कि सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि आप डोर टू डोर जाने के बजाय यदि स्कूल में बच्चा आ रहा है तो उसको वैक्सीनेट करना बिकम्स मच मोर इजियर। जो अमित जी भी चर्चा कर रहे थे बात को, मैं उसी बात को थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहूंगी। उन्होंने जो विषय उठाया कि बच्चों की एक बहुत बड़ी विषय है बच्चों की साइकोलॉजी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला बच्चों की साइकोलॉजी में, वो बहुत बड़ा एक आघात था बच्चों के लिए, जो हमेशा एक लैपटॉप के आगे या फोन के आगे बैठे रहना, उनकी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होना, उनका फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना नहीं, तो एक साइकोलॉजिकली बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया इस पूरे के पूरे दौरान। ये बहुत बड़ा एक विषय होगा, जो मैं फिर आपसे कहूंगी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का एक बहुत बड़ा विषय साइकोलॉजिकली होना चाहिए। दूसरा, लेकिन पेरेंट्स को कैसे तैयार करेंगे आप? अगर पेरेंट्स हैं तो आपका खुद अंदर से डर है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आप बच्चों को, ठीक है, क्या पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शनल दिया गया है ना पेरेंट्स के लिए कि आप अगर भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हैं, अगर आप नहीं भेजना चाहते हो तो। कि अगर स्कूल खुल रहे हैं तो एक दबाव रहता है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, वो ठीक है आपने ऑप्शनल कर दिया, लेकिन फिर भी एक दबाव रहता है पेरेंट के ऊपर कि उसका बच्चा जाए, उसकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए कहीं। अगेन जो स्कूल वाले हैं, जो स्कूल ओनर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था करें। हालांकि स्कूल पर बहुत बड़ा लोड है, ये भी समझना जरूरी है कि स्कूल और टीचर, जो टीचर हैं हमारी प्राइवेट स्कूल्स की, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा लोड आया हुआ है, क्योंकि उनको सारे नए सिस्टम के साथ अडॉप्ट करके पहले नया सीखना पड़ा कि किस तरह से पढ़ाना, बच्चा उतना अटेंटिव है या नहीं है, उस बात का ध्यान रखना, पेरेंट की कंप्लेंट फिर वही की वही है। तो एक बहुत गंभीर विषय है पेरेंट को और बच्चे को और स्कूल को, इस सारे के सारे सिस्टम को बैलेंस करके चलना। इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इशू। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि जैसा अमित जी ने कहा कि बच्चे बहुत आसानी से कहना मानते हैं, वो मास्क पहन के रखते हैं, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल से बाहर चला जाता है, युवा बाय नेचर इज ए रेबेल, और वो थोड़ा सा एक उद्दंड प्रकृति का हो जाता है, वहां पे मास्क नहीं होता, लेकिन बच्चे अभी भी पालन कर रहे हैं। इस पर राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी बोलिए। मैं एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ पेरेंट बोलना चाहूंगा कि मैं गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूंगा, प्लीज ये ऑप्शन पेरेंट्स को दिया जाए। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों का हित समझते हैं, उन्हें किसी से उसके लिए राय लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक फादर हूँ, मेरे बेटे को मेरे को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है मेरा डिसीजन है, और मुझे वो डिसीजन लेने का हक हो। अगर मेरे बच्चे का पिछले 1 साल में क्या हाल हुआ है हम जानते हैं। ऑनलाइन स्टडीज, प्योर वेस्टेज ऑफ मनी, प्योर वेस्टेज ऑफ ईयर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यूजलेस,
हमारे पास, मैं एज एन ENT सर्जन, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं 2-2, 3-3 साल के जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो बोलने में डिले हो रहा है उनका। बहुत बच्चे अब ऐसे आने लगे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म उस पर जो इफेक्ट होगा एजुकेशन का, साइकोलॉजी का, वो अभी आपको आइडिया नहीं है। बहुत पेरेंट्स हैं जो भेजना चाहते हैं, बहुत से हैं जो नहीं भेजना चाहते हैं। ये पेरेंट्स का खुद का डिसीजन होना चाहिए, हक लेने का हमें ये हक होना चाहिए कि हम वो डिसीजन ले सकें। नहीं, वो तो सरकार ने दिया ही हुआ है सर, सरकार ने तो ऑप्शनल रखा है चीज़ों को। लेकिन फिर वही सवाल है कि बच्चों के लिए अभी स्कूल जाना हम दूसरे तरीके से देखें, उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो क्या सेफ है अभी? और वायरस के जैसे बच्चे 300 संक्रमण के केस बच्चों में मिल चुके हैं, तो किस तरह की स्टडी निकलकर सामने आई है सर बच्चों पर अभी तक? दो चीजें, एक, बच्चे जितने भी हैं, मेरी 3rd स्टैंडर्ड की डॉटर है, वो ज्यादा सोशली कोविड के लिए अवेयर है जितना कि कॉलेज के लड़के या हम और आप। जो फैल रहा है, बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं यहाँ पे बहुत क्लियर फॉलो हो रहे हैं इंस्ट्रक्शंस स्कूल में। कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल में क्योंकि बच्चे बहुत अवेयर हैं, वहां फॉलो हो रहा है। बच्चों को जो दूसरा जो इन्फेक्शन भी लग रहा है, जितना भी डेटा हमारे पास है, बच्चों में जो अभी तक कोई भी सीरियस इफेक्ट्स नहीं आए हैं, बहुत ही रेयर कंडीशंस में आए हैं, उसके परसेंटेज बहुत मिनिमल है, 1 और 2% में। 99% में आज की डेट में हमारे पास बच्चे अगर इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोई मेडिसिन ना ले, फीवर आए तो पैरासिटामोल ले और 3 दिन वेट करें, नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, कुछ नहीं। ये आज की डेट में डेटा है। इस पे हम बंद कर दें, और अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों को लग कहां से रहा है? हमें स्कूल से लग रहा है क्या? पेरेंट्स बाहर मॉल में घूम रहे हैं, मूवी थिएटर में जा रहे हैं, शॉप्स में जा रहे हैं, और हम बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चों से लग रहा है। बच्चों से नहीं लग रहा है, बड़े लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चे तो ब्लेम खा रहे हैं उसका। बड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे और हम अपना इन्फेक्शन लाके घर पे बच्चों को लगा रहे हैं। लेकिन फिर दिव्या जी, सवाल यही है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हम बैलेंस कैसे बनाएंगे? अगर हम ये कहते हैं कि इस बीमारी के साथ ही हमें रहना है और आगे कितने दिन रहना पड़ सकता है, तो ये बैलेंस तो फिर सरकार को देखना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, हर्ड इम्यूनिटी पे हम जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने सब स्टडी भी करा कि धीरे धीरे जो वेरिएंट आ रहा है, वो उसका विरुलेंस बहुत कम है, उसकी मारक क्षमता बहुत कम है। बच्चे तब तक वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएंगे, तो स्लोली हम लोग उस लेवल पर आ जाएंगे कि जब हम एक पैंडेमिक की जगह एंडेमिक, मेरे पास थोड़ा समय कम है, सिद्दीकी जी 30 सेकंड, इस पर कोई आपकी राय सर, जल्दी से। देखिए, जो है सरकार को अभी स्टेप्स लेना चाहिए और पूरी गाइडलाइंस का पालन कराना चाहिए, क्योंकि जो भी ये दो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मैं साफ कहूंगा कि कोरोना के मामले में बहुत कम जानकारी है। जब दूसरी लहर आई थी तब भी यही कहा गया था, लोग पूरी तरह लापरवाह थे कि नहीं कुछ नहीं होता कोरोना, और जो किया कोरोना ने वो भी है। कब वायरस म्यूटेट होके और कब खतरनाक हो जाए और हमारी इम्यूनिटी का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन कहां तक कारगर रहता है, ये नहीं कहा जा सकता। समय इतना ही है सर, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो बिल्कुल, हमें सबसे बेहतर है कि हम इस वायरस के बारे में जितना ज्यादा रिसर्च कर सकें, जितना ज्यादा स्टडी कर सकें, वो जरूरी है, ताकि उस हिसाब से हम कदम उठाते रहें। अभी की स्थिति यह है कि संक्रमण ज्यादा है लेकिन घातक कम है, और इस हिसाब से सरकार ये कह रही है कि हम स्कूल अभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग घर में टेस्ट कर रहे हैं वो सरकार को इंफॉर्मेशन जरूर दें और अपना कोशिश करिए RT-PCR जरूर कराएं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।